जिस दिन देश का हर नागरिक खड़ा हो जाएगा उस दिन ईडी के छापे, और हमने कोई चोरी की है, हमने कोई पैसा इकट्ठा किया है, हमने कोई मेलाफाइट प्रैक्टिस की है, ईडी का छापा तो उनके यहाँ होता है। अरे कोई भी आरोप लगा कि ईडी में एक बार तो 8 महीने के लिए बंद कर देगा ना, उसके बाद कितने लोगों को बंद कर देंगे? लाखों लोगों को बंद करेंगे क्या? और उसके बाद जो जज साहब ये सब करेंगे उनको भी प्रमोशन हो जाएगा, तब क्या होगा? तो फिर जनता सड़क पे उतर आएगी। जिस दिन जनता सड़क पे उतरेगी फिर ये ईडी उडी सब ये सब गायब हो जाएंगे। आप ये भूल गए हैं कि ये विश्व गुरु की सरकार है और विष्णु के अवतार यहाँ पे इस समय देश चला रहे हैं। ये समय बताएगा विश्व गुरु कौन है और किसको विष्णु का अवतार कहते हैं, तो समय बताएगा। जो आप आंदोलन चला रहे हैं कब से शुरू हुआ है, उसमें क्या रिस्पांस आ रहा है, और लोग ये तो सोच भी रहे हो कि ये पागलपन वाली काम बात कैसे कर रहे हैं, कैसे लोग ऐसे सवाल उठा रहे हैं क्या? और इन हालात में आप मान लीजिए लगातार प्रदर्शन करें, सरकार के कान पे जूं न रूंगे। सरकार तो हर चीज़ प्राइवेटाइज करना चाहती है, उसके लिए तरह तरह तर्क दे रही है कि विदेश का IMF का लोन है, उसे कारण दबाव है कि सारी चीज़ें खुलापन कीजिए, सब कुछ आप प्राइवेटाइज कीजिए, तो उसमें ये भी प्राइवेटाइज हो जाएगा। तो पानी भी यदि बिक रहा है और खरीद के पीना पड़ रहा है तो क्या बुरा है? तो इस तरह के तर्क भी हो सकता है कि जिनको प्रतिवेदन आप देते होंगे सरकार के प्रतिनिधि को या लोगों को बताते होंगे तो ये तर्क उठता होगा। तो इन माहौल में आप कैसे इसका काउंटर करेंगे और कैसे इस तरह के विपरीत परिस्थितियों में आप मूवमेंट को ले जाएंगे, और अभी तक का जो चला रहे हैं उसमें क्या अनुभव है, जरा इसके बारे में? देखिए, प्लास्टिक बोतल्स में और पानी का जो अभियान हमने शुरू किया है ये अभी 26 फरवरी से शुरू किया है और 26 फरवरी से ये कंटिन्यू चल रहा है। दिल्ली NCR में किसान आंदोलन के कारण से 144 भी लगा हुआ है, उसके बावजूद भी हमने ये तय किया है कि और हमारा अभियान रुकना नहीं चाहिए। तो हमने तय किया है कि अभी दिल्ली के जो प्रोमिनेंट चौराहे हैं वहाँ पर हमारे कार्यकर्ता 2 या 3 की संख्या में प्ले कार्ड्स लेकर खड़े होते हैं। जब ट्रैफिक रेड लाइट होती है उस समय वहाँ जो यात्री जो ट्रेवल कर रहे होते हैं, जो अपने ऑफिस जा रहे होते हैं, घर जा रहे होते हैं, उनको हैंडबिल देते हैं विद दिस रिक्वेस्ट कि आप इसे पढ़ेंगे और पढ़ने के बाद इसको फेंकेंगे नहीं, अपने किसी साथी को देंगे पढ़ने के लिए। और अधिकांश लोगों ने कहा कि नहीं, हम इसको फेंकेंगे नहीं, हम आगे पास ऑन करेंगे। दूसरा, अभी तक हमने पिछले 5-7 दिनों के अंदर और लगभग 12,000 हैंडबिल्स बांट चुके हैं। और ये तो हैंडबिल्स बांटे हैं, दूसरा प्ले कार्ड्स पढ़ने वाले तो बहुत बड़ी मात्रा में है, क्योंकि प्ले कार्ड्स लेकर चौराहे पे लोग खड़े होते हैं। और बहुत जगह तो अनुभव भी है कि लोगों ने गाड़ी रोक कर भैया क्या कर रहे हैं और हैंडबिल मांगा है हमसे कि पढ़ने के बाद फिर उन्होंने कहा कि नहीं, ये बहुत अच्छा काम आप कर रहे हैं, हम भी आपसे कांटेक्ट करेंगे और संपर्क में रहेंगे। कुछ 1-2 लोग ऐसे भी थे कि नहीं, आप ये पानी तो बंद करवा रहे हैं लेकिन इसका ऑल्टरनेट आपके पास पहले हो तो बताइए ताकि हम उसको स्विच ओवर कर सकें। हमने कहा कि ऑल्टरनेट देना सरकार का दायित्व है, हम बता सकते हैं, सरकार हमसे पूछेगी तो हमारे पास हमारी कल्पना में है कि क्या क्या ऑल्टरनेट होना चाहिए, लेकिन सरकार की इतनी बड़ी मशीनरी है, उनको सोचने दीजिए ना। ऑल्टरनेट्स पहले भी थे, अब भी है, और टेक्नोलॉजी के साथ तो ज़्यादा ऑल्टरनेट्स अवेलेबल है। कहीं पानी का वेस्ट नहीं होगा, पानी के टैप वाटर में सेंसर लग सकते हैं। व्यक्ति जब पानी की बोतल या अपना बर्तन या हाथ आगे करेगा तो पानी आएगा, जैसे हाथ हटाएगा पानी बंद हो जाएगा, तो वेस्टेज का कोई प्रश्न नहीं है। लेकिन सरकार वाटर लॉबीज के साथ इतनी इनह्यूमन हो चुकी है कि उनको किसी के सुख दुख से मतलब नहीं है। आपने देखा होगा कोरोना में भी जब सबसे पहले प्रतिबंध हटाया गया तो शराब की दुकानों का हटाया गया कि शराब सबको मिलनी चाहिए। गली गली में मैं कई बार प्रश्न पूछता हूँ कि कितना दुर्भाग्य आ गया है, हर गली मोहल्ले में शराब की दुकान है लेकिन पानी पीने का नहीं है। तो ऐसी इनह्यूमन सरकारों से हम क्या अपेक्षा कर सकते? लड़ना पड़ेगा इनके साथ, चाहे कोई भी सरकार हो, हर सरकार के साथ लड़ना पड़ेगा। वो लड़ाई तब सक्सेस होगी जिस दिन हमारी कल्पना में है, जिस दिन हमारा वोट बैंक पानी का इतना बड़ा बन जाएगा कि सरकार मजबूर होकर कहेगी, हर सरकार का MLA MP कॉरपोरेटर ही कहेगा कि नहीं, मैं आपके साथ हूँ और पानी फ्री होना चाहिए, मैं इस लड़ाई में आपके साथ हूँ।
वो स्थिति अभी बनने में और थोड़ा समय लगेगा, लेकिन हमें विश्वास है कि वो स्थिति क्रिएट हो जाएगी। और जब जनता खड़ी हो जाती है तो बड़ी से बड़ी सरकारें झुक जाती है। लेकिन आप जैसे बताए कि सरकार गली गली खोल दी है शराब की दुकान, तो शराब की दुकान इसलिए खोलती है कि टैक्स उस पर खूब मिले तो वो जनहित के काम कर सके। जैसा कि सरकार का दावा है, जनहित उसी पे सारा आधारित है, दारू के उस पे, चाहे दिल्ली हो चाहे यूपी हो। यूपी में तो आजकल वो पाउच में बिक रहा है कौन सा शराब, और हर चट्टी पे, हर चौराहे पे, राम राज्य में इतना वो हो गया है कि छोटे छोटे परिवार हैं, वो पति कमाता है, वो दारू पी के लूंड हो रहा है, बच्चे की पढ़ाई की फीस नहीं जा रही, कोई बीमार है तो नहीं जा रही, कई पति पत्नी में इसके लिए झगड़ा हो रहा है, कई की अभी हत्याएं हुई हैं। तो इन हालात में लोग कहें कि भाई सरकार तो जब टैक्स नहीं वसूलेगी, दारू से लाभ हो रहा है, सबसे ज्यादा लाभ इधर हो रहा है दारू से, तो उसके लिए कर रही है। तो पानी पे इस तरह हर जगह दुकान खोल के फिर और ज्यादा दाम में बेचे तो आप कहें क्या? तो ये भी तर्क दे सकते हैं लोग। देखिए, आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए तो किसी भी अच्छे काम में साधन की पवित्रता ये महत्वपूर्ण होती है। सरकार जिस माध्यम से पैसा अर्जित करके और जनहित के काम करना चाह रही है, तो माध्यम, वो साधन गलत है। शराब बेचकर आय अर्जित करना ये पवित्र साधन नहीं है। उससे जो व्यक्ति शराब का सेवन कर रहा है वो बीमार होता है, उसके लिए फिर आपको हॉस्पिटल्स बनाने पड़ते हैं। वो जो अर्जित किया हुआ धन आपके हॉस्पिटल्स में खर्च हो जाएगा। आप बीमार ही मत होने दीजिए, आपको हॉस्पिटल्स की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप जनहित का काम करना चाहते हैं ना, तो जनहित का काम क्यों करना चाहते हैं? जनता सुखी रहे, खुशहाल रहे। खुशहाल जनता को क्या चाहिए? उसको शराब नहीं चाहिए, शुद्ध पानी चाहिए। यदि पानी शुद्ध मिलेगा उसको, और उस पानी, शुद्ध पानी को पिएगा, वो बीमार नहीं होगा। बीमार नहीं होगा तो आपको जो हर स्टेट के अंदर, हर जिले में एम्स खोलने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी ना आपको आवश्यकता। आप जो हॉस्पिटल खोलने में जो पैसा लगाएंगे किसी और काम में लगा दीजिए, आप सड़क बनाने में लगा दीजिए, किसी और काम में लगा दीजिए। लेकिन आप पहले बीमार करेंगे और फिर उससे बीमारी को ठीक करने के लिए जो है फिर आप हॉस्पिटल्स खोलेंगे, शराब पिलाएंगे, फिर बीमार हो गए व्यक्ति, फिर उसके लिए हॉस्पिटल बनाएंगे, फिर मेडिकल दुकानें चलेगी। इन सब की आवश्यकता नहीं है। व्यक्ति की खुशहाली या सरकार की प्रगति का पैमाइश ये होना चाहिए, जीडीपी नहीं होना चाहिए। उस देश में रहने वाले लोग कितने खुशहाल हैं। जीडीपी मान लो आपकी 8% से घट के 2% पे भी आ जाती है, कोई फर्क नहीं पड़ता, यदि उस देश के लोग खुशहाल हैं। खुशहाली का मापदंड बदलना पड़ेगा। तो भाई गांव का हर व्यक्ति कहे कि हाँ मेरी सरकार बहुत अच्छी है और मैं बहुत आराम से जीवन व्यतीत कर रहा हूँ। आज तो हर व्यक्ति सरकार को गाली देता है। नहीं तो भाई विश्व गुरु बनने के लिए तो सारी चीजें जीडीपी बढ़ानी होगी, विदेश से फूल ले आके 90 लाख का यहाँ लगाना होगा दिल्ली में कि हम तो नीदरलैंड और विदेशों से फूल लगा रहे हैं। अब ये जो हमें जो एजुकेशन दी जा रही है ना, उसमें कहा जाता है इन्फ्लेशन इज द साइन ऑफ प्रोग्रेस। महंगाई जो है ये सिम्टम है प्रगति का। या तो आप ये पढ़ाइए। दूसरा, आज आपने देखा होगा कि एंटरप्रेन्योरशिप खत्म हो गई है। आप किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में एक बोर्ड लगा होता है, हमारे यहाँ 100% प्लेसमेंट। आप सबको नौकरी बनाएंगे, तो जब नौकर बनाएंगे, इन्फ्लेशन साइन ऑफ प्रोग्रेस या इकोनॉमिक्स में पढ़ाएंगे, तो खुशहाली का पैमाना बदल गया ना। तो आपको कॉन्सेप्ट चेंज करने पड़ेंगे। वो जब कॉन्सेप्ट चेंज करेंगे और देश का या अंतिम व्यक्ति किस प्रकार खुशहाल हो सकता है उसके बारे में सोचेंगे, तो फिर आपको ये आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आपको मापदंड चेंज करने पड़ेंगे, एजुकेशन सिस्टम को बदलना पड़ेगा, मैनेजमेंट जो पढ़ाई जा रही है उसको, उसकी व्याख्याएं बदलनी पड़ेगी, तो फिर मापदंड बदल जाएंगे। सब कुछ तो बदल रहा है। हाँ, वो जो बदल रहे हैं, जो हमारे हिसाब से नहीं बदल रहे ना, वो अपने हिसाब से बदल रहे हैं। लड़ाई तो इसी बात उसमें तो अब संस्कृत पढ़िए, बाकी चीजें पढ़िए, इसकी जरूरत है, क्योंकि उसमें हमारे सारे देश को आजाद हुए 75 वर्ष हो गए हैं, अभी तो एजुकेशन सिस्टम ही नहीं बदल पाए। आज़ादी होने के बाद में हमारे देश की अपनी संस्कृति है, हमारे देश की एक भाषा है, हर प्रांत की ये भाषा है, उस भाषा को ही लागू कर देते हैं तो मानते कि ये बदल पा रहे हैं। हर प्रांत की अपनी भाषा है, आप उस प्रांत में उस भाषा की पढ़ाई कंपल्सन कर देते हैं। उसमें जो वहाँ पर काम करने वाले एम्प्लॉयज के लिए उस भाषा की अनिवार्यता करते भी, इस राज्य में इस भाषा में काम होगा, हिंदी भाषी में हिंदी में होगा, साउथ के जो लोग हैं तमिलनाडु में तमिल भाषा में काम होगा। आप करिए ना, सारी हमारे देश की भाषाएं हैं।
नहीं तो देखिए, ज्यादातर तो जगह तो हो रही है जब व्यक्ति अपनी भाषा में पढ़ता है, अपनी भाषा में बोलता है, तो अधिक कन्विक्शन के साथ बोलता है। ज्यादातर जगह पे जैसे तमिल में तमिल, गुजरात में गुजराती में, अभी थोड़ा बहुत शुरुआत किया, लेकिन शुरुआत करने में यदि किसी भी चीज को शुरुआत करके और लागू पूरा न कर पाने की स्थिति में भी 10 साल लग जाते हैं। एक व्यक्ति की आयु कितनी होती है? व्यक्ति की आयु तो एवरेज आयु 60 मान लीजिए, तो 60 साल उसके तो ऐसे ही बीत जाएंगे, वो तो पीढ़ी निकल जाएगी। आप पीढ़ी दर पीढ़ी आप बदलाव करते रहिए ना। हम लोग थोड़ा इधर पानी के अलावा दूसरे ट्रैक वहां तो यदि बात करेंगे तो जैसे एक कोई इंटरनेशनल 1-2 भाषा आपके पास रहेगी, तो उससे जो इस समय उपलब्ध ज्ञान है साइंस का, बाकी चीजें, वो जो मूल जहाँ से जिस तरह लिखा गया है तो ज्यादातर इंग्लिश में है या और विदेशी भाषा में। और नौकरी भी बड़ी कंपनियों में विदेश में ही है, जो IT का है, तो उसको देखते हुए तो वो एक पार्ट है जिसको हम एकदम उस पर नहीं कहेंगे कि अपनी चीज पे ले आए। लेकिन हाँ, हम मूल पानी पे आ रहे हैं, तो पानी पे की जो स्थिति, जो हालत है, उसमें इस सरकार पे आप लोग किस तरह से दबाव, कितना दबाव दे पाएंगे, देने की स्थिति में कब तक पहुंचेंगे? देखिए, अभी हम अवेयरनेस कैंपेन शुरू किया हुआ है और मुझे लगता है कि 1 या 2 साल तक हम ऐसी स्थिति पैदा कर देंगे कि सरकार या सरकार में बैठे हुए लोग ये हमारी बातों पर विचार करना शुरू कर देंगे कि ये लोग क्या कह रहे हैं। और उसके और 2 साल के बाद में हम इस प्रकार की फोर्स तैयार कर देंगे कि उनको मानना पड़ेगा कि ये जो कह रहे हैं इनकी बात नहीं मानेंगे तो हमारी सरकार हिल सकती है, हमारी सरकार जा सकती है। तो अभी एटलीस्ट ये मान के चलिए कि टोटल 5 साल का हम पीरियड लेके चल रहे हैं कि 5 साल में ऐसी स्थितियाँ बन जाएगी जिसमें सरकार कहेगी कि पानी हम फ्री करेंगे। हमारे उनके जल बोर्ड के और इन सब के जो कॉन्सेप्ट में सब में लिखा हुआ है कि पानी नहीं बिकना चाहिए, जल वस्तु नहीं है, जीवन तत्व है, उस पर वो लागू करेंगे। इसके लिए हम बाध्य करेंगे उनको। भाई वही तो बात है कि कैसे, वो तो आपके जो सहयोग कर रहे हैं, मान लीजिए चाहे पीछे से चाहे आगे से, चाहे जाए आपके संपर्की लोग हैं, कल जब चीजें मूवमेंट बढ़ेगी तो उनको लगेगा कि अरे इसके लिए कुछ फंड या सहयोग या जो है ये लोग कर रहे हैं तो ठीक है, इनके यहाँ छापा डलवाओ, ED का छापा डलवाओ, आयकर का छापा डलवाओ, CBI का छापा डलवाओ। उसके बाद वो कहेंगे भैया हम पानी नहीं बचाने आए हैं, हम अपना घर बचाने आए हैं, और ये है। उसके बाद तब क्या होगा? जिस दिन देश का हर नागरिक खड़ा हो जाएगा उस दिन ED के छापे, और हमने कोई चोरी की है, हमने कोई पैसा इकट्ठा किया है, हमने कोई मेलाफाइट प्रैक्टिस की है, ED का छापा तो उनके यहाँ होता है। अरे कोई भी आरोप लगा कि ED में एक बार तो 8 महीने के लिए बंद कर देगा ना, उसके बाद कितने लोगों को बंद कर देंगे? लाखों लोगों को बंद करेंगे क्या? और उसके बाद जो जज साहब ये सब करेंगे उनको भी प्रमोशन हो जाएगा, तब क्या होगा? तो फिर जनता सड़क पे उतर आएगी। जिस दिन जनता सड़क पे उतरेगी फिर ये ED UD सब ये सब गायब हो जाएंगे। यदि ऐसी स्थिति आई तो हम वो भी स्थिति से फाइट करने के लिए तैयार हैं कि अरे सरकार को इस तरीके से समझ में नहीं आता। सरकार जो है ये ED और CBI इन सब का डर दिखा के हमारे कार्यकर्ताओं को, तो जब समाज का हर नागरिक खड़ा हो जाएगा उस दिन ED CBI सब शांत हो जाएंगे। कोर्ट, अभी हम PIL के लिए क्यों नहीं जा रहे आप समझिए। PIL के लिए जाएंगे। आज यदि किसी भी जज ने सरकार के प्रेशर में आकर हमारे अगेंस्ट में डिसीजन दे दिया, सरकार उसको हर बार कोर्ट करेगी। हम ये चाहते हैं कि हमारी ताकत इतनी बड़ी हो जाए उस दिन कोर्ट्स को हमारे अगेंस्ट में फैसला देने के लिए सोचना पड़ेगा 10 बार। आप ये भूल गए हैं कि ये विश्व गुरु की सरकार है और विष्णु के अवतार यहाँ पे इस समय देश चला रहे हैं। ये समय बताएगा विश्व गुरु कौन है और किसको विष्णु का अवतार कहते हैं, तो समय बताएगा। चलिए, तो ये कैलाश जी थे। कैलाश जी अपने पूरे राव में और अपना जो अनुभव जीवन का है, इस तरह फक्कड़ी और सदुक्कड़ी में ही अपना जीवन जीते हुए मूवमेंट चलाते रहे हैं। आगे देखिए क्या होता है। अब हम भी निगाह रखे हुए हैं, आप लोग भी देखिए, हो सके तो सहयोग भी कीजिए, अच्छा काम है। इन शब्दों के साथ धन्यवाद।